दीपज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिः दीपो अगनुमे दीपज्योतिः शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदां देशबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीपाय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीपाय गुरुज्योति नमोऽस्तुते। निवेदन है कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। विद्यालय के लब्ध प्रतिष्ठित संगीतकार आचार्य श्रीमान सुखम जी से निवेदन है वंदना प्रारंभ। तो लेके आ जाए मात प्रणाम 1 2 3 बोलिए
धन्यवाद आचार्य जी। माँ सरस्वती की वंदना के पश्चात अपने खेल महोत्सव के औपचारिक उद्घाटन के लिए हम विद्यालय के आदरणीय व्यवस्था प्रमुख एवं आचार्य प्रतिनिधिद्वय तथा आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान विजय आचार्य जी से निवेदन करते हैं कि मेजर ध्यानचंद के चित्र के समक्ष आकर के पुष्पार्चन करने की कृपा करें। सैनिकता धन्यवाद। मंचस्थ आदरणीय व्यवस्था प्रमुख जी, श्रीमान आचार्य प्रतिनिधि जी, समुपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य बंधु, समुपस्थित प्रिय भैयाओं, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में जिस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं उनसे हर क्षेत्र में भारतीय युवा कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अपने नेतृत्व के मनोवांछा को सफल करने के लिए तैयार है। उसी क्रम में भारत सरकार ने जिस प्रकार से खेल के जगत के अग्रणी पुरोधा मेजर ध्यानचंद जी के श्रेष्ठ योगदान के कारण से अपना जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, उसको राजनीतिक रंग से बाहर करते हुए खेल जगत के स्वर्णिम योगदान देने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर राष्ट्रीय उस सर्वोच्च पुरस्कार को उन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से और रूपांतरित कर दिया है, जिससे खेल जगत के सारे जो स्वनामधन्य हमारे नागरिकगण हैं वो हर्षित हो गए हैं और हमारे देश के जो युवा हैं वो प्रफुल्लित हो गए हैं कि वास्तव में यह खेल जगत के साथ सर्वोच्च न्याय है। ऐसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को केवल एक जन्मदिन के रूप में न मना करके राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्णय पर पूरे देश में आज सर्वत्र राष्ट्रीय खेल दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं। अपने विद्यालय में भी उसको खेल महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अब ऐसे शुभ अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के विषय में और विशिष्ट जानकारी देने के लिए आज के मुख्य वक्ता श्रीमान विजय आचार्य से निवेदन करते हैं क्या करके आप इस जादूगर के विषय में सारे भैयाओं को अवगत कराएं। श्रीमान आचार्य। ज्ञानदायी मासादे श्रद्धेय मंच उपस्थित आचार्य बंधु तथा प्यारे खिलाड़ी भैयाओं, मेजर ध्यानचंद के बारे में मैं कुछ ऐसे तथ्य आपको बताऊंगा, हो सकता है उससे आप अवगत न हो, लेकिन
वर्तमान में जो उनके नाम से सबसे बड़ा खेल पुरस्कार रखा गया, ये कितना समीचीन है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन जो आज हम खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं, अब सोचिए खेल दिवस के रूप में मनाने का उनके बहुत पहले से निर्णय है, लेकिन उनके साथ खेल पुरस्कार के रूप में क्या अन्याय हुआ है, आप तथ्य को जानने के बाद समझ पाएंगे। मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में 1905 ईस्वी में हुआ था। उनके पिताजी भी फौज से ही संबंधित थे। सूबेदार सोमेश्वर दत्त उनके पिताजी का नाम था, माताजी का नाम शारदा सिंह था। तो जैसा कि पिताजी पहले से ही फौज में थे, तो पिता के ही पद चिन्हों पर चलते हुए मेजर ध्यानचंद भी 1922 ईस्वी में फौज में भर्ती हो गए। फौज में भर्ती होने तक ऐसा नहीं है कि उनका हॉकी से संबंध नहीं था। उनका जैसे लगता है कि हॉकी से संबंध बचपन से ही था, प्लेटफॉर्म सही नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो फौज में गए तो आप सभी लोगों को मालूम है कि खेल कोटे से भी फौज में भर्ती हुआ करता है, तो उस समय तो नहीं परंपरा नहीं होगी, लेकिन फिर भी फौज भी अपना खेल खेलती थी, या भारत के किसी राष्ट्रीय खेल में, अंतरराष्ट्रीय खेल में अगर कोई फौजी उस लायक है तो उसको भी पार्टिसिपेट कराया जाता था। समय अंग्रेजों का था। तो 1922 में जब ये सेना में भर्ती हो गए, तो सेना में ही एक बले तिवारी करके व्यक्ति थे, जो कि हाथी के बारे में कुछ जानते थे, उनसे ज्यादा जानते थे। तो आप यूँ समझ लीजिए, वैसे तो ढूंढा जाता है तो उनके गुरु का कोई नाम ही नहीं मिलता, लेकिन आप प्राथमिक जानकारी के लिए जान लीजिए कि बले तिवारी उनके गुरु थे और कोई उनका गुरु मिलता नहीं ढूंढने। तो 1922 से और 26 तक ये सेना में ही हॉकी खेलते रहे, लेकिन इनको 1926 ईस्वी में न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम जब गई तो उसमें जाने का मौका मिला। और न्यूजीलैंड में जब हॉकी खेली जा रही थी, इन्होंने अपना जो प्रदर्शन दिखाया, तो चयन समिति ये जान चुकी थी कि ये व्यक्ति हॉकी में कुछ विशेष करने वाला है। इसीलिए 1928 में जब ओलंपिक एम्स्टर्डम में होने वाला था, तो भारतीय हॉकी टीम का चुनाव होने वाला था, तो इनको भी चुना गया एक सदस्य के रूप में। और एम्स्टर्डम में गए, वहां पर इन्होंने अपने हॉकी का प्रदर्शन किया और वहां से गोल्ड मेडल जीत के ले आए। इसके बाद 1932 में लॉस एंजल्स में गए। लॉस एंजल्स में गए अमेरिका में। अब आप तो समझिए कि अमेरिका में जो इनका प्रदर्शन हुआ, वो आज तक का रिकॉर्ड है, वो अभी तक टूटा नहीं है और संभवतः वो टूटने वाला भी नहीं है। अमेरिका को अमेरिका की धरती पर 24-1 से हराया, जिसके बाद अमेरिका बहुत दिनों तक हॉकी खेलना भूल गया था। इतना भयाक्रांत लोग हो गए थे। और सबसे बड़ी बात, 1928 में जब भारतीय हॉकी टीम एम्स्टर्डम जाने वाली थी, इसके पहले इंग्लैंड में इनका अभ्यास मैच होने वाला था इंग्लैंड की टीम के साथ। और वहां जब अभ्यास होने वाला था, तो वहां के अभ्यास से इंग्लैंड इतना डर गया, जिस समय कहा जाता है कि उसके शासनकाल में सूरज का अंत डूबता नहीं था, क्योंकि हर जगह उसका शासन, तो जहां उगेगा तब भी वही है, और जहां जो है उनका डूबना होगा तब भी वही शासन है। तो कहा जाता था सूरज डूबता नहीं था। इंग्लैंड 1948 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया, इंग्लैंड ओलंपिक में अपनी टीम हॉकी की नहीं भेजा, यह करके कि मैं गुलाम देश से हार जाऊं।
इसी प्रकार 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जब गए तो कैप्टन के रूप में गए। 2 ओलंपिक इन्होंने सदस्य के रूप में खेला, लेकिन 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था उसमें कैप्टन के रूप में गए। कैप्टन जब व्यक्ति बनता है तो उसके बाद जो है दोहरा जो है भार आ जाता है, एक अच्छा प्रदर्शन करने का और दूसरी टीम संयोजन करने का। जब बर्लिन गए उस समय विश्व में सबसे अच्छी टीम जो मानी जाती थी और अजय टीम वो जर्मनी की मानी जाती थी, और अपनी टीम आंखों के सामने जीतती हुई देखे ऐसा वहां का हिटलर स्वयं बैठा था। उस समय क्रिकेट के जो बादशाह माने जाते थे डॉन ब्रैडमैन, वो भी बैठे हुए थे दर्शक देने। और 7 जुलाई को ओलंपिक शुरू होने से पहले कुछ अभ्यास मैच हुआ करता था, तो जर्मनी से एक अभ्यास मैच हुआ भारत का, जिसमें भारत अभ्यास मैच में 4-1 से हार गए। अब 4-1 से हारने वाली टीम के सामने अगर फिर वो टीम आएगी तो आप समझिए कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव कैसा पड़ेगा। फिर 5 अगस्त से ओलंपिक शुरू हुआ। जितनी भी टीम इनसे जितने देशों की खेली सभी पूरी तरह से हार गई। अंततः वही दृश्य सामने आ गया कि फाइनल मुकाबला जर्मनी से हो गया। जर्मनी से फाइनल मुकाबला हो गया। यह सुन करके हॉकी टीम के जितने सदस्य थे सबके मनोबल गिर गए, क्योंकि 4-1 से लोग हार चुके थे। और दूसरी चीज ये क्या था कि जो फाइनल मुकाबला था उसके एक दिन बारिश हुई थी, और बारिश के कारण जो पूरा मैदान था वो बहुत अगले दिन भी गीला था, तो डर गए। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने और जो टीम मैनेजर थे पंकज गुप्ता, दोनों लोग पूरी टीम को ड्रेसिंग रूम में ले गए। ड्रेसिंग रूम में बैठाया और कहा कि इनके ऊपर जैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है, इनका बल टूट गया है, मनोबल डाउन हो गया है, वैसे कुछ ऐसा किया जाए कि इनका मनोबल चरम पे हो जाए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अपने राष्ट्रीय ध्वज को निकाला, तिरंगे को निकाला और राष्ट्रीय ध्वज को सामने रख दिया। कहा इस तिरंगे की लाज आप लोगों को बचानी है। खिलाड़ी जैसे आप लोगों ने दृश्य देखा होगा, कारगिल में देखा होगा दृश्य कि कैसे कैसे एक पॉइंट लोग जीतते जाते थे। जीतने के पहले जो कमांडर हुआ करता है किस प्रकार से अपने सहयोगी सिपाहियों का मनोबल हाई करता है, मनोबल ऊंचा रखता है, उसी प्रकार से निकाला और कहा इसकी लाज अब आप लोगों के हाथ में है। सभी लोग उनके इस लेकिन संकल्प लिया कि हम फाइनल मुकाबला जाने नहीं देंगे। और आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जो टीम अभ्यास मैच में 4-1 से हार गई, वही टीम उसी टीम को 8-1 से हरा दिया। इस प्रकार से वहां से भी गोल्ड मेडल लेके आए। तो उसमें ऐसा भी सुनने में आता है कि हिटलर ने भी इनकी हॉकी स्टिक जो है चेक कराई। कहता है इसमें गोंद लगा है, ये चिपक जाती है लेकिन ये गोल में भाग जाता है, जो कि उसको विश्वास नहीं होता था कि हमारी टीम इतनी बुरी तरह हार रही है। और बाद में प्रलोभन भी दिया, यदि तुम हमारे यहाँ से खेलो, हमारे देश से खेलो, तो मैं तुम्हें अपने देश के फौज का जनरल बना दूंगा। लेकिन जिसके अंदर देशभक्ति फूट फूट कर भरी होती है वो ऐसा नहीं करता है।
इन्होंने कहा कि मैं अपने देश का एक अदना सिपाही ही रहना पसंद करता हूँ और उनके प्रलोभन को ठुकरा दिया। ऐसे ध्यानचंद जिनके साथ अन्याय हुआ आप सभी लोग जानते हैं। मुझे तकलीफ नहीं है कहने में, मैं अपने बच्चों को पढ़ाया करता था जो इस समय हाई स्कूल में होंगे, इंटर में होंगे। मैं हमेशा ये कहा करता था जिनको किसी खेल का कभी हमने सुना नहीं, उसके नाम से राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। मैं ये कहा करता था, हो सकता है कि मैंने तो कहीं नहीं कुछ लिखा, हो सकता है मेरी बात भगवान सुन रहा हो और आज वो चीज आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर हो गया है। यही नहीं, बहुत बदलाव हुआ। अपने भारत के प्रधानमंत्री का जो तरीका है, अगर इस तरीके से देश आगे बढ़ता रहा तो खेल क्षेत्र में हम बहुत आगे जाएंगे। जिस दिन संभवतः 7 अगस्त को जिस दिन हमको भाला का गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक में, 121 वर्षों बाद मिला। सन 1900 में हम एथलेटिक्स में शामिल हुए थे ओलंपिक में और 121 वर्षों बाद हमको एक गोल्ड मेडल मिला। अच्छा यह है कि शुरुआत हमारा जो है स्वर्ण से हुआ है। जहाँ कोई मेडल नहीं था उसकी शुरुआत स्वर्ण से हुई है और प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन घोषणा कर दी, 7 अगस्त को जेवलिन डे भाला दिवस घोषित कर दिया, ताकि हमें याद रहे कि ये दिवस हमें क्यों याद रखना चाहिए। तो हमें जानेंगे कि हमारा किसी दिन एथलेटिक्स में भाला में हमको स्वर्ण मिला था। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी हम लोग भूल प्रशंसा करते हैं, जो हर क्षेत्र में अपना ये दूरदर्शिता दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसा करने से आगे इसमें कितनी प्रगति हो सकती है। तो इस प्रकार से आज हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन मनाने वाले हैं और खेल भी करने वाले हैं। इनका स्वर्गवास दिसंबर 1979 में हुआ था। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में इनका निधन हो गया था। तो आज हम सभी भैया इकट्ठा हुए हैं। कुछ हमारे भैया बाहर से भी आए हैं खेल महोत्सव में अपनी टीम का प्रदर्शन कराने। मैं सबको शुभाशीर्वाद देता हूँ कि सभी लोग खेल भावना से खेलेंगे और किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या का भावना नहीं रखेंगे, ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, आपने इस खेल महोत्सव में वक्ता के रूप में जो विचार प्रस्तुत किए वो हमारे युवाओं के हृदय में और अधिक ऊर्जा का संचार कर दिए हैं और हमें लग रहा है कि आज हमारे भैया कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। अब आज इस उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम में मंचस्थ आदरणीय व्यवस्था प्रमुख एवं आदरणीय आचार्य प्रतिनिधि महोदय के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। सभी भैया अत्यंत उत्साहित हैं। सभी आचार्य बंधु के प्रति मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ कि आप लोग बड़े तन्मनस्क हो करके इस कार्यक्रम में वक्ता के विचारों को सुनते रहे। सभी भैया धैर्यपूर्वक अपने शारीरिक प्रमुख आचार्य जी के विषय बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुनते रहे, इसलिए सभी भैयाओं के प्रति आभार। अब मैं शारीरिक के आचार्य बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आगे के खेल के कार्यक्रमों की जानकारी दें। धन्यवाद। खेल दिवस के इस पावन अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस 29 अगस्त को है। रविवार होने के कारण हम लोग इस कार्यक्रम को 28 अगस्त को आज संपन्न कर रहे हैं।
मैं आजाद क्लब के भैयाओं को और अपने ज्वाला देवी इंटर कॉलेज के भैयाओं को सर्वप्रथम पहला मैच उनके बीच में होगा। इसके बाद अभी तुरंत समापन हो गया यहाँ के कार्यक्रम। आप लोग अपना वार्म अप करके तैयार हो जाए। आजाद क्लब और ज्वाला देवी इंटर कॉलेज से मैच। इसके बाद सप्तम और अष्टम के भैयाओं का मैच होगा। इसलिए जो भी भैया हैं वो तैयार रहेंगे इस मैच के बाद। धन्यवाद। उसको बंद कर।